अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर रिज़वान और मैं आप लोगों को आज बायोकेमिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये नया टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है हर तरह से, अपने नाम के एतबार से, अपने फंक्शंस के एतबार से इस टॉपिक का कोई सानी नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस टॉपिक का जो नाम है उसका मतलब है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के अंदर और ह्यूमन लाइफ के अंदर और ऑर्गेनिजम्स के अंदर इट होल्ड्स द फर्स्ट प्लेस। सो व्हाट इज़ दैट? इट इज़ प्रोटीन। इस टॉपिक का नाम है प्रोटीन। तो प्रोटीन्स जो लफ्ज़ है असल में ये निकला है एक ग्रीक वर्ड से। इसका ओरिजिन ग्रीक है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है और इसका मतलब इसका जो बेसिक वर्ड है वो है प्रोटियस। प्रोटियस का मतलब है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। वाई इट होल्ड्स द फर्स्ट प्लेस, ये बाद में ये लफ्ज़ जो है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई, लेकिन इस लफ्ज़ को नहीं चेंज किया गया इसकी अहमियत के लिहाज से। तो इसको प्रोटीन कहा गया। प्रोटीन क्यों इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि ये इट होल्ड्स द फर्स्ट प्लेस, ये ग्रीक वर्ड है। इसकी वजह ये है कि प्रोटीन जो है वो हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनमें प्रोटीन का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन अपनी नोइयत के एतबार से हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है और हमारा फंक्शनल कंपोनेंट भी है। यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्ट्रक्चर बनाने में और डिफरेंट किस्म के फंक्शंस में प्रोटीन का बहुत बड़ा किरदार है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोटीन्स के बारे में बहुत थॉरो सी नॉलेज होगी। मैं यहाँ पर चूँकि ये इंटरेक्टिव क्लास नहीं है, वरना मैं आप लोगों से पूछता कि आप लोग प्रोटीन्स के बारे में क्या जानते हैं, मगर चूँकि ये एक ऑनलाइन क्लास है तो हम यहाँ पे एक वन वे कम्युनिकेशन हो रही है। तो प्रोटीन्स जो हैं, बेसिकली जो प्रोटीन आप लोगों के जहन में आता है वो हम लोग बहुत सारे प्लांट सोर्स से लेते हैं, जैसे कि हमारे पास बीन्स, नट्स, पल्सेस, जितनी भी दालें हैं वहाँ से हम लोग प्रोटीन्स लेते हैं। हमारे मेमेलियन मसल्स के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मैं अभी इसकी डिटेल्स में जाता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे कि एग्स के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि इसके अंदर प्रोटीन है, जैसे कि सीरियल्स हैं इनके अंदर प्रोटीन्स हैं, जैसे कि हमारा ब्लड का प्लाज्मा है इसके अंदर भी प्रोटीन है, जैसे कि हमारे पास मिल्क आता है, मिल्क के अंदर भी प्रोटीन है, जिस तरह के हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ मिल्क्स, इसमें ह्यूमन मिल्क की अलग है, बफेलो मिल्क की अलग है कंपोजिशन। तो बीन्स के अंदर, मसल्स के अंदर, एग्स के अंदर, सीरियल, प्लाज्मा और मिल्क के अंदर आप लोग क्या समझते हैं कि कितना प्रोटीन पाया जाता है? तो रफली एस्टिमेटेड ये है कि प्रोटीन कंटेंट इन बीन्स, नट एंड पल्सेस जो है वो 20% है। यानी 20% ऑफ द बीन्स, नट्स और पल्सेस जो हैं वो सिर्फ प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। मेमेलियन मसल्स जो होते हैं हमारे, जो कि जिसको हम लोग आम ज़बान में गोश्त बोलते हैं, मसल्स जो हैं हमारे वो 20% प्रोटीन्स के बने होते हैं। एग के अंदर 12.5% प्रोटीन होता है। सीरियल्स के अंदर भी 12.0% जो है तो वो सिर्फ प्रोटीन होता है। ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 7% प्रोटीन। और इसी तरीके से अगर मैं बफलो मिल्क की बात करूं, जो कि आप लोग रोज़ाना पीते हैं, गाय भैंस का दूध जो होता है उसके अंदर 4.2% ऑफ द प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम लोग ह्यूमन मिल्क की बात करें तो ह्यूमन मिल्क के अंदर प्रोटीन की कंटेंट जो है तो वो थोड़े से कम होते हैं, दैट इज़ 1%। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मैं आप लोगों से जो अभी तक बात की
वो ये कि प्रोटीन हमारे खुराक में जो हम लोग रोज़ाना लेते हैं वो किस किस सोर्स से और कितने % ले रहे होते हैं। तो वो आप लोगों ने देख लिया कि 20, 12, 7%, 4.2 और 1, यानी ये वो प्रोटीन हैं जिनका कि आपकी डेली लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। तो प्रोटीन्स जो हैं असल में हमारी जब बॉडी की कंपोजिशन की बात आती है तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ प्रोटीन्स से मिलके बनी हुई होती हैं, जो कि वो चीज़ें, वो आर्गन्स, वो हमारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स से मिलके बने होते हैं। उनके अंदर हमारी ह्यूमन उसके अंदर अगर देख लिया उसमें तो स्किन है, स्किन प्रोटीन से मिलके बनी होती है। हमारे अगर आप लोग जो भेड़ बकरियां देखें तो वो वूल है, उनके अंदर सारी के सारी प्रोटीन की बनी होती है। जैसे कि फर्स हैं, पर जो होते हैं परिंदों के, वो भी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। हमारे हेयर, नेल, ठीक है ना, हेयर हो गए, हमारे नेल्स हो गए, और जनाब आईज़ हो गई। इस तरह के बहुत सारे हमारी जो बॉडी है, हमारी जो इनके अंदर मोस्टली जो है तो इनकी कंपोजिशन जो है तो वो प्रोटीन्स की ही बनी होती है। अब मैं आप लोगों को जो ये प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन 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 प्रोटीन, तो आप लोगों के जहन में ज़रूर ये सवाल आएगा कि आए ये प्रोटीन है क्या चीज़। तो प्रोटीन को समझने के लिए आप लोगों को बेसिकली कुछ इसकी बेस को समझना है कि प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी एक बात की थी कि हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे वो हैं, एक दीवार है और वो दीवार ईंटों से मिलके बनी हुई है, और वो ईंटें जो हैं तो एक दीवार बनाती हैं, और इन ईंटों के दरमियान में हमारे पास सीमेंटिंग एजेंट है, यहाँ पे ये सीमेंट भी लगी हुई है। तो ये दीवार जिन ईंटों से मिलके बनी है असल में ये इनका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ मालूम भी होगी कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक यूनिट है, उसको हम लोग बोलते हैं एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि दी एमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। एमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक दीवार है, अगर वो दीवार बननी है तो वो जो ईंटें होती हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं, असल में ये एमाइनो एसिड्स हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा, मैंने आप लोगों से कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं? वो होते हैं मोनोसैकेराइड्स। याद आ गया? तो कार्बोहाइड्रेट का बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड्स होते हैं। हाउएवर द एमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर जो मैंने सिमेटिंग एजेंट की बात की, आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि ये सिमेटिंग एजेंट कार्बोहाइड्रेट के अंदर डिफरेंट है। उसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और प्रोटीन के केस में ये होगा पेप्टाइड लिंकेज। तो आपने ये भी याद रखना है कि ये पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू एमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर पूरी एक दीवार बनाते हैं, और फिर दो दीवारें आपस में मिलकर एक अदद ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। यानी ऐसे समझें कि 4 दीवारें मिलकर एक कमरा बनाएं, और फिर 4 कमरे आपस में मिलकर एक पूरे का पूरा घर बनाएं, और पूरे घर आपस में मिलकर एक कॉलोनी बनाएं, और कॉलोनी मिलकर एक सिटी बनाएं। तो इसी तरीके से प्रोटीन्स के अंदर भी होता है कि एमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे कि मैं आप लोगों को पीछे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी बता रहा था कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और फिर उससे एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है। फिर उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है, और फिर उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन बनता है, और फिर लास्ट में एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है।
तो ये क्वाटरनरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनको हम लोग आगे जाके देखेंगे। इनका मतलब ये होगा कि जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू मिली हुई है, ये आगे जाके ख़ुद को ढालेंगे डिफरेंट शेप्स के अंदर, ठीक है। और ये डिफरेंट शेप्स आपस में मिलकर हमारे पास एक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो कि ग्लोबुलर भी होंगे, और वो डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि आगे जाके हमारे आर्गन्स की सिंथेसिस और आर्गन्स बनाने में, आर्गन डेवलपमेंट में वो मदद देंगे। तो हर एक प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से टर्शरी बनता है, टर्शरी से क्वाटरनरी बनता है। तो ये वही बात है कि जैसे ईंटों से दीवार बनती है, दीवारों से कमरा बनता है, कमरे से घर बनता है, घरों से कॉलोनी बनती है। तो ये तो था आपके पास एक प्रोटीन और एमाइनो एसिड का ओवरव्यू। तो बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स, मैं यहाँ पर आप लोगों को आज सिर्फ रखूँगा एमाइनो एसिड के ऊपर। हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ एमाइनो एसिड्स की बात करेंगे कि व्हाट आर एमाइनो एसिड्स। ये जो इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एमाइनो एसिड्स जिनका नाम है, ये एमाइनो एसिड्स कैसे बनते हैं, एमाइनो एसिड की कंपोजिशन क्या है, एमाइनो एसिड में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो देखें, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये एमाइनो भी है और ये एसिड भी है, तो इसके अंदर एक एमाइनो ग्रुप भी होगा और इसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप भी होगा। तो एसिडिक ग्रुप और एमाइनो ग्रुप बनाने से पहले मैं आप लोगों को उससे भी ज़्यादा बेसिक के ऊपर चला जाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। अब आपको मालूम है कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये एमाइनो एसिड्स, असल में एमाइनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बनते हैं। ये चार चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये चार चीज़ें अगर एक एमाइनो एसिड में नहीं होंगी तो वो एमाइनो एसिड नहीं होगा। यानी ये ज़रूर याद रखें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये बैकबोन है एमाइनो एसिड की। लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि सल्फ़र, जैसे कि फास्फोरस और बहुत सारे एलिमेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। मगर अगर हम इसकी परसेंटेज देखना चाहें कि कौन सी चीज़ कितने परसेंट इसके अंदर पाई जाती है, तो याद रखें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस, अगर हम लोग सिर्फ इन्हीं की देख लें कि ये एक एमाइनो एसिड में कितनी परसेंटेजेस में पाए जाते हैं, तो कार्बन अराउंड 47 to 50% पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है ये 6 to 7% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है ये 24 to 25% पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है तो इसके अंदर 16 to 17% पाया जाता है, और सल्फर इसके अंदर 2 to 7% और फास्फोरस लेस देन 1% है। यानी ये जो एमाइनो एसिड जो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर हर एक चीज़ जो है तो अपनी एक कंपोजिशन रखती है, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये और इतने परसेंट ये। यानी ये इनकी एबंडेंस की बात की जा रही है। अब कैसे बनता है ये चीज़, अब आते हैं इसकी बेसिक चीज़ के ऊपर। हम लोगों ने ये समझना है आज कि एमाइनो एसिड असल में बनते कैसे हैं। तो याद रखें कि एमाइनो एसिड में एक होता है अंदर कार्बन। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 1, 2, 3, 4। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 1, 2, 3 और 4, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 1, 2, 3 और 4 होते हैं। अब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ये आप लोग अगर किसी को नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो अपनी एफएससी की केमिस्ट्री की बुक उठा के देख ले कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन जो है तो उसका एटॉमिक नंबर 6 है, और इसके पहले शेल के अंदर 2 और दूसरे के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं ये हर एक के लिए नहीं बना सकता, इसलिए आप लोग जस्ट इसको समझ लें कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये 4 बॉन्ड बना सकता है।
तो पहले तो इसके अंदर आप लोगों ने लगा देना है एक अदद कार्बन। फिर इसकी राइट साइड के ऊपर आप लोगों ने जो चीज़ लगानी है वो है COOH। ये क्या चीज़ है? ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, एक एसिड लग गया राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे इसकी जो चीज़ है उसको हम लोग बोलते हैं NH2। ये क्या चीज़ है? ये है एमाइनो ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? कार्बन ने दो बॉन्ड बना लिए, एक राइट पे बना दिया, एक लेफ्ट पे बना दिया। इसके टॉप के ऊपर आप लोगों ने लगाना है एक अदद हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन लग गया इसके साथ, और इसकी बेस के ऊपर हमारे पास जो यूनिक सी चीज आती है उसका नाम है R। सारी कहानी इस R की है, सारी बात इस R में छुपी हुई है। इस R को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो होता है ये इतना सिंपल जितना कि एक हाइड्रोजन भी हो सकता है और CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, और इस तरह दुनिया का कोई भी कंपोनेंट ये R ग्रुप हो सकता है। लेकिन याद रखें सिंपलेस्ट वन हाइड्रोजन है, और उसके बाद फिर मज़ीद आगे जाते रहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। ये एलिफेटिक भी हो सकती हैं, ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ये बेसिक भी हो सकते हैं, ये एसिडिक भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। यानी ये R जिसको हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं, अगर आप लोगों को अल्काइल का नहीं पता तो मेरे पिछले लेक्चर्स के अंदर अल्काइल ग्रुप की पूरी डिटेल मौजूद है कि एक होता है फंक्शनल ग्रुप, एक होता है फंक्शनल ग्रुप, और एक होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कहते हैं किसी भी एक अल्केन में से एक अदद हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, तो ये बन जाता है अल्काइल। ठीक है, अल्काइल को R से इस वजह से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि ये होते हैं रिमाइंडर्स। रिमाइंडर कहते हैं ऐसी चीज़ को जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेलगाड़ी है, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है, ये देखें ना, मैंने रेलगाड़ी बना दी है। पता नहीं ये रेलगाड़ी है या जो भी है। अब मैं इसके पीछे डब्बे लगाता हूँ। इस डब्बे में दो दो पहिए लगा देता हूँ। ये जो इंजन है ये इंजन फंक्शनल ग्रुप है। असल में जितना इंजन फास्ट होगा उतने ही ये डब्बे भी फास्ट चलेंगे, जितना ये इंजन सुस्त होगा उतने ये डब्बे भी सुस्त चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहते हैं कि ये इंजन जो है ये कोयले का बना हुआ है तो इसकी रफ्तार कम होगी। अगर ये पेट्रोल पे चलता है तो इसकी रफ्तार उससे ज़्यादा होगी। अगर ये डीजल पे चलता है तो उसकी उससे ज़्यादा होगी। और अगर ये इलेक्ट्रिकल पावर पे चलता है तो उसकी उससे भी ज़्यादा होगी। और अगर ये मैग्नेटिक चलता है तो ये सबसे फास्ट होगा। तो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कि कोई चीज़ कितनी फास्ट, कितनी रिएक्टिव, कितनी इम्पोर्टेंट है। जबकि ये जो पीछे डब्बे होते हैं ना, ये R ग्रुप हैं, ये रिमाइंडर्स हैं, ये डब्बे हैं, ये जस्ट इसके साथ लगे हुए हैं, ये इसको सपोर्ट देते हैं, ये इसको कैरी करते हैं। इंजन इनको कैरी कर रहा होता है। एक्टिविटी फंक्शनल ग्रुप की होती है। यहाँ पर R ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर R ग्रुप बज़ाते खुद जो है तो ये एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। यहाँ पर आप देखें तो फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर एक अदद COOH और साथ में NH2 लगा हुआ है, लेकिन जितने भी आगे एमाइनो एसिड आएंगे हर एक का ये R ग्रुप अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये R ग्रुप चेंज होता जाएगा, एमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा, एक्टिविटी चेंज होती जाएगी, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा, प्रोटीन का काम चेंज होता जाएगा। जूं जूं ये एमाइनो एसिड ज़्यादा होते जाएंगे, इनके अंदर डिफरेंट किस्म के R ग्रुप्स लगते जाएंगे, ये अपनी एक्टिविटी को बढ़ाता रहेगा और अपनी डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज़, अपनी डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ शो करने लगेगा। मैं अभी इसी एमाइनो एसिड के ये जो मैंने बनाया इसको थोड़ा सा मैं खोल के लिख देता हूँ ताकि
वो बच्चे जो कि केमिस्ट्री को समझते हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो, जो नहीं समझते वो लेक्चर के बाद केमिस्ट्री की बुक खोल के देखें। ये एक अदद मैं कार्बन लगा रहा हूँ, मिटाता हूँ, ये अच्छा नहीं बना, ये जी मैं सी लिख रहा हूँ, ठीक है। इस सी को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, नहीं हो रहा, चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अपने हाथ का लिखा हुआ सी ही ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ, ये बड़ा, ये हो गया जी बड़ा, अब ठीक है। अच्छा, सी जो है तो अपने 4 बाण बना रहा है, अब ठीक हो गया सी, अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा, राइट साइड पे मैंने कहा COOH है, लेफ्ट साइड पे मैंने कहा NH2 है, और ऊपर कहा एक H है और नीचे कहा R है। फिलहाल हम लोग R को छोड़ देते हैं, फिलहाल हम लोग इस पे चलेंगे, इस पे। इसके ऊपर क्यों चलेंगे? बिकॉज इट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ एमाइनो एसिड। इसको बोलते हैं द बैकबोन ऑफ एमाइनो एसिड। बैकबोन क्यों बोलते हैं? जितने भी एमाइनो एसिड हैं, अराउंड 20 एमाइनो एसिड जो कि प्रोटियोजेनिक हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर पैदा होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, ये सारे के सारे एमाइनो एसिड जो हैं उनके अंदर ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये आपके पास हमेशा यही रहेगा। जितने भी अमाइनो एसिड होंगे ये नहीं चेंज होगा। चेंज होगा तो क्या होगा? चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये आर ग्रुप चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें जो हैं तो वो ये बैकबोन सेफ रहेगी। इसको इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ द बैकबोन ऑफ एमाइनो एसिड। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकबोन को खोल के दिखाता हूँ, थोड़ी सी सर्जरी करते हैं बैकबोन की। मैं इसी को दोबारा से थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ। बैकबोन की सर्जरी करते हैं तो ये हमारे पास सी आ गया, और फिर मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सी और 4 बाण, ये जनाब अली जो यहाँ पर मैंने COOH लगाया था, ये असल में ऐसे होता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो मैंने यहाँ पर ये एमाइनो ग्रुप लगाया था, ये एमाइनो ग्रुप असल में इस तरह होता है। आपको मालूम है कि नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, लेकिन नाइट्रोजन के पास यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा एटॉमिक नंबर की बात, जो कि है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के बाद आता है। तो नाइट्रोजन की ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग करके देखें तो पहले 2 और फिर 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएंगे। तो ये देखें 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ लग गया, एक अदद कार्बन के साथ लग गया और दूसरा दूसरे हाइड्रोजन के साथ लग गया। ये देखें, ये एक हाइड्रोजन के साथ, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अगर आप देखें तो इसके पास अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें अभी भी फालतू है, तो ये वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके पास रिमेनिंग है। ठीक हो गई बात। ऊपर हमारे पास लग गया हाइड्रोजन और नीचे हमारे पास लग गया आर। हमारा फोकस अभी फ़िलहाल इस बात पे है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये जो हम लोगों ने जिस तरह के उसके अंदर किया था, सॉरी कार्बोहाइड्रेट के अंदर किया था, कि ये जो भाई साहब है, ये जो हाइड्रोजन कहलाता है, ये हर जगह पे अपनी मस्ती करता है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को कहता है कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये इसे कहता है कि अगर आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, ऑक्सीजन से मुखातिब है, तो ऑक्सीजन इसे कहता है कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ना, आप ठीक है भले ही चले जाओ, लेकिन आप अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे कर जाओगे। तो हाइड्रोजन कहता है ठीक है मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, लेकिन मुझे छोड़ो क्योंकि मैंने कहीं और जाना है। तो ये इस हाइड्रोजन से एक अदद इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा एक अदद नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला ना, ये पॉजिटिव चार्ज रखता है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन रह गया है। ये प्रोटॉन घूमता घूमता, इसे कहीं जब नहीं मिली, तो ये प्रोटॉन जो है ये घूमता घूमता जनाब अली कहाँ आ गया?
अपने ही एमाइनो एसिड में नाइट्रोजन साहब के पास कि भाई आपके पास तो एक दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो क्यों ना हम ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें और आप मुझे अपने घर में जगह दे दो। तो ये नाइट्रोजन इसे कहता है कि ठीक है आ जाओ मेरे पास। तो ये हाइड्रोजन घूमता घूमता इस नाइट्रोजन के पास आया, तो नाइट्रोजन क्या करता है कि अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ शेयर कर लेता है। ये देखें ये बॉन्ड बन गया। तो अब ये हाइड्रोजन यहां से उड़ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो चूंकि हाइड्रोजन इधर आया हुआ है, भीख मांग के आया है और इसने नाइट्रोजन से एक अदद इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो इस साइड पे पूरे के पूरे इस NH3 जो अब बन चुका है NH2 से, इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर आप देखें तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो एमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो असल में COO नेगेटिव होता है। मैं इसको दोबारा नीचे बना के लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखें C और इसके साथ 4 बॉन्ड, और जनाब ये देखिए COO नेगेटिव और दूसरी साइड पे NH3 पॉजिटिव, और ऊपर लगा देते हैं हम लोग हाइड्रोजन वाला भाईजान और नीचे हम लोग लगाएंगे R। अभी हम लोग R के बारे में बातें नहीं कर रहे। तो देखिए कि ये जो चीज़ है इस साइड पे जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन बन गया। तो एमाइनो एसिड अपने अंदर ही दोनों चार्ज रखता है। जब कोई भी चीज़ अपने अंदर डुअल चार्ज रखे तो ऐसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन। So what is Zwitter ion? When a molecule contain both positive and negative charge at the same time on the same compound, it is called Zwitter ion. And amino acids are in physiological state. Physiological state का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर और ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये फिजियोलॉजिकल स्टेट में ज्विटर आयन की फॉर्म में होता है, यानी इस फॉर्म में होता है, ना कि इस फॉर्म में कि COOH और NH2। ये ज्विटर आयन की फॉर्म में होता है और ये ज्विटर आयन की फॉर्म में ही बॉडी के अंदर पाया जाता है इन फिजियोलॉजिकल स्टेट। उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। बस आखिरी चीज़ समझ लें, उसके बाद मैं बाकी चीज़ें कल पढ़ाऊँगा। ये ज्विटर आयन आप लोगों ने समझ लिया ना। उसके बाद है D&L आइसोमेरिज्म। D&L आइसोमेरिज्म आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि when the farthest asymmetric carbon having functional group on the right side will be D, and when the farthest asymmetric carbon having hydroxyl group on the left side will be L। यहाँ पर तो हमारे पास OH है ही नहीं, तो OH अगर नहीं है तो कौन सी चीज़ यहाँ पर D और L को डोनेट करेगी? तो असल में ये NH3 जो है तो ये D और L को बयान करता है कि कोई अमाइनो एसिड D है या L है। तो ये याद रखें कि अगर MCQ आए कि D&L आइसोमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड में हमारी बॉडीज़ के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से वाला आइसोमर ऑफ अमाइनो एसिड पाया जाता है, तो आपने कहना है L आइसोमर। वहाँ पर तो D ज़्यादा फंक्शनल था ना, यहाँ पर L आइसोमर ज़्यादा फंक्शनल होते हैं। यानी L आइसोमर ऑफ अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस, नॉट द D1। D वाले नहीं होते। तो इधर कौन सा D और कौन सा L होगा? अगर इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन याद रखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आने वाले कार्बन को हम लोग अल्फा बोलते हैं।
और उसके बाद आने वाले को हम लोग बीटा बोलेंगे एंड लाइकवाइज गैमा, और इस तरह से आगे जाएगा। लेकिन आप लोग सिर्फ ये याद रखें कि एमाइनो एसिड इज़ अल्फा एमाइनो एसिड। क्योंकि ये अल्फा एमाइनो एसिड क्यों है? क्योंकि इधर कार्बोक्सिलिक के फ़ौरन बाद एक कार्बन आता है और ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है NH3 के साथ। अगर फॉर एग्जांपल ये कार्बन COO के बाद दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो के फिर ये NH3 के साथ अटैच हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा एंड बीटा, तो इसको हम लोग बीटा एमाइनो एसिड कहेंगे। अगर यही कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद कार्बन और उसके बाद दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन और तीसरा कार्बन NH3 के साथ हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा बीटा एंड गैमा, तो ये गैमा एमाइनो एसिड होगा। लेकिन हम लोग सिर्फ अल्फा एमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं। इफ द अल्फा एमाइनो एसिड हैविंग NH3 on the left side will be L, and if it is on the right side, if this NH3 is on the right side, that will be known as D। तो यहाँ की कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान है कि इफ़ एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है इसके साथ ये चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को क्लास में वो दी थी, एक फ़नी सी एग्जांपल दी थी कि अगर ये एक कार्बन है और इसके 4 बाण हैं और एक तरफ आलू, एक तरफ मिर्च, एक तरफ गोभी और एक तरफ मटर लगा हुआ हो, तो ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसके साथ एटलीस्ट दो अगर इसके साथ सेम लगे हों, फॉर एग्जांपल आलू के सामने आलू लग जाए, तो ये सिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा। फिर ये सिमेट्री है, इसको हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। तो इफ एसिमेट्रिक कार्बन, यहाँ पर देखो एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे R है, तीसरी साइड पे ये है, चौथी साइड पे ये, तो ये कार्बन एसिमेट्रिक हो गया ना। सो इफ द अल्फा कार्बन is asymmetric and it has NH3 on the left side, it will be L, and if it is on the right side, ये हो जाएगा D। तो ये इसकी D and L आइसोमेरिज्म के बारे में है। मैं मज़ीद आगे आज के लेक्चर में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आप लोग आज घर में बैठ के बेसिक्स ऑफ प्रोटीन, एमाइनो एसिड की कंपोजिशन, एमाइनो एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर और एमाइनो एसिड की सारी कंपोजिशन को समझ लें अप टू D and L। मैं कल इससे मज़ीद आगे जाऊंगा और आप लोगों को इसके बारे में मज़ीद बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आज आप लोग मुझे सबमिट ना करवाएं ये असाइनमेंट, लेकिन ये ज़रूर देख लें कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और आप लोग जो खाना रोज़ाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल आप आलू ज़्यादा पसंद करते हैं, आप लोग सलाद ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसमें नेट पे जाके देखें कि किस चीज़ में कितना प्रोटीन का % पाया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये शुरू में बताया, तो आप अपनी नॉलेज के लिए ज़रूर ये देखें कि किस चीज़ में कितना प्रोटीन है। अगर आपको अंडे अच्छे लगते हैं तो अंडे के बारे में देखें, अगर आप लोगों को काजू अच्छा लगता है तो काजू में देखेंगे प्रोटीन कितना है, ताकि आपको ये समझ आए कि आपने आज अगर आधा किलो काजू खुदा न खास्ता खा लिया और आधा किलो पिस्ता खा लिया और बहुत सारी मूंगफलियां खा ली आप लोगों ने, तो उस मूंगफली में आपको प्रोटीन कितना मिला। तो मैं आप लोगों को जाने से पहले एक हिंट देता हूँ, इंशाल्लाह मैं कल इसके बारे में बयान करूँगा। ये जो आप लोगों को कहते हो ना नॉर्मल उसमें कि जी ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, और दा गर्म दे जियो दा यख दे, ये गर्म और ठंडा असल में कुछ नहीं होता। ये जो चीज़ हमें डेवलप होती है, कोई गर्म चीज़ खाने के बाद मुंह का पक जाना या दाने निकल आना या खांसी लग जाना या ख़ारिश हो जाना, तो हम लोग कहते हैं ये ठंडा था, ये गर्म था। असल में ये प्रोटीन की एलर्जी होती है, ये प्रोटीन एलर्जी है जो कि किसी चीज़ को ठंडा या गर्म बयान करती है। असल में ये ठंडा या गर्म नहीं होता, आप लोग उस चीज़ की प्रोटीन से एलर्जिक होते हैं। तो हर एक चीज़ में प्रोटीन पाई जाती है, और बाज़ टाइम पे कुछ लोग चावलों की प्रोटीन से एलर्जिक हो जाते हैं, कुछ लोग अंडे की प्रोटीन से एलर्जिक होते हैं, कुछ लोग मिल्क की प्रोटीन से एलर्जिक होते हैं, और कुछ लोग मूंगफली के होते हैं, कुछ लोग वालनट खा के उनका मुंह पक जाता है। तो ये असल में गर्म ठंडा प्रोटीन एलर्जी होता है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।